हेलो एंड वेलकम टू आवर स्पेशल कवरेज ऑन आईपीओज। मैं हूं विवेक मित्तल। आज हम बात करने जा रहे हैं ब्लू जेट हेल्थ केयर के सीईओ मिस्टर वीके सिंह से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमने देखा कि कंपनी के आईपीओ के एक अच्छा रिस्पांस मिल रहा है मार्केट में, और कंपनी 840 करोड़ रुपए रेज भी कर रही है। सर, हमें बताएं प्लीज कि कंपनी क्या करने वाली है इस 840 करोड़ रुपए को जुटाकर, और प्रमोटर होल्डिंग का स्ट्रक्चर क्या होगा। नमस्कार विवेक जी, बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद फॉर होस्टिंग अस। आप एकदम ठीक बोल रहे हैं। हम लोग करीब 840 करोड़ रेस कर रहे हैं मार्केट से, और ये 840 करोड़ जो है ये 14% डाइल्यूशन की बेसिस पर है। तो जो कंपनी थी हमारी वो फैमिली प्रमोटर फैमिली के साथ करीब के साथ 100% ही थी, और उसमें से भी सिर्फ 14% डाइल्यूशन किया गया है। और ये पूरा OFS ही है। तो ये पैसा कंपनी में नहीं आ रहा है, क्योंकि हमारे पास अभी कोई कैश के इश्यूज नहीं है। हम लोग एक कैश रिच कंपनी है, और जो भी हमारे इंटरनल प्लान्स हैं सभी इंटरनल अक्रूवल से हो रहे हैं। तो ये पूरा पूरा जो भी प्रोसीड्स होंगे आईपीओ की OFS है। जी बिल्कुल। हमने देखा कि ओएफएस मनी जो होती है, उसमें अगर प्रमोटर पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो यानी कि वो प्रमोटर के पास जाएगा, और अगर कंपनी फ्रेश इक्विटी लेकर आ रही है तो वो कंपनी के अकाउंट में जाएगा। बिल्कुल सर। सर, मैं ये देख रहा था कि आपका जो कंपनी के प्लान्स हैं वो ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन को लेकर काफी कुछ कंपनी फोकस कर रही है। उसके बारे में बताएं कि सर, क्या कंपनी की अभी कैपेसिटी है, और कितना कंपनी आने वाले 1 या 2 साल में जब एक्सपेंशन पूरे होंगे तो कहाँ तक पहुंचेगी सर। तो विवेक जी देखिए, अभी 2018 में हमारे पास 230 KL की कैपेसिटी थी, और लास्ट ईयर तक हमारे पास 1015 KL की, माने 1000 KL से ऊपर की कैपेसिटी हो गई। तो इन लेट्स से अबाउट 4 years हमने अपनी कैपेसिटी को 4 गुना किया। ओके। आ, अभी जो प्लान है, वो जो करंट केपेक्स साइकिल है, जो ऑनगोइंग है, जिसमें काम ऑलरेडी चल रहा है, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है, उसके मुताबिक हम करीब करीब 500 KL, तो यानी 50% मोर कैपेसिटी वी आर एडिंग। ओके। तो ये काफ़ी काफ़ी बड़ी केपेक्स साइकिल है। हमारी कैपेसिटी अगले 12 से 18 महीने के बीच में करीब 50% और बढ़ जाएगी। ओके। तो सर, अभी यूटिलाइजेशन लेवल क्या चल रहा है। अभी हमारा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन लेवल करीब 70 और 72% के बीच में है। ओके। तो सर, जब ये एक्सपेंशन पूरा हो जाएगा तो हम इन लेवल्स को ही मेंटेन करेंगे, या इससे थोड़ा सा जो ओवरऑल कंट्रीब्यूशन कैपेसिटी यूटिलाइजेशन लेवल है वो थोड़ा डिक्लाइन होगा। देखिए, हमारा जो बिजनेस मॉडल है वो CDMO का बिजनेस मॉडल है, यानी कॉन्ट्रैक्ट एग्जैक्टली। डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो राइट। और ब्लू जेट में खासकर से हम लोग सारे MNC और मल्टीनेशनल इनोवेटर कंपनी से काम कर रहे हैं, जो फार्मा स्पेस में या इमेजिंग स्पेस में जो इनोवेटर कंपनीज हैं। क्योंकि हमारा एक बिजनेस वर्टिकल है जो मेडटेक से कनेक्टेड है, जहां हम राइट। कंट्रास्ट मीडिया की इंटरमीडिएट्स बनाते हैं, तो वो मेडटेक है। और दूसरा जो हमारा बिजनेस वर्टिकल है वो है हाई इंटेंसिटी स्वीटनर्स का। और तीसरा जो हमारा बिजनेस वर्टिकल है वो है फार्मा इंटरमीडिएट्स का। तो पहले और तीसरे वाले वर्टिकल में हम इमेजिंग और फार्मास्यूटिकल के फील्ड में जो भी इनोवेटर कंपनीज हैं उनके साथ काम करते हैं। तो यहाँ पर जब हम इन इनोवेटर कंपनी के साथ एसोसिएटेड हैं, तो हम जो कैपेसिटी लगाते हैं, वो जो हमें ये लोग डिमांड के प्रोजेक्शंस देते हैं, उसके बेसिस पर ये कैपेसिटी लगती हैं विद कस्टमर लॉक इन एंड लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स। तो हमारा जो जेस्टेशन पीरियड होता है, जेस्टेशन का मतलब फ्रॉम कमिशनिंग ऑफ द प्लांट, आई मीन व्हेन द कैपेसिटी गोज लाइव, फ्रॉम द कमिशनिंग टू कमर्शलाइजेशन, वो जो पीरियड है वो काफी कम रहता है हमारा। मतलब आप 1 महीना 2 महीना, तो हम इतना जल्दी उसको इंडस्ट्रियल स्केल पे या कमर्शियल कर लेते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो है वो बहुत ज़्यादा, मतलब ये जो अभी करंट लेवल है इससे कम नहीं होगा। ओके। जी सर। सर, अपने जो रेवेन्यू कंट्रीब्यूटर ज्योग्राफीज हैं उनके बारे में बताएं कि कहाँ से आपका डोमेस्टिक रेवेन्यू कितना परसेंट आता है, और दूसरी जगहों से एक्सपोर्ट मार्केट से कितना आता है। देखिए, एक्सपोर्ट मार्केट से हम लोग करीब 85% के ऊपर करते हैं, ओके। और डोमेस्टिक मार्केट से हम 12-14% इस तरह का करते हैं। ओके। तो सर, एक्सपोर्ट मार्केट का ब्रेकअप की किस पर्टिकुलर रीजन से आपको सबसे ज्यादा रेवेन्यू मिलते हैं। एक्सपोर्ट मार्केट में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू हमारा यूरोप से आ रहा है।
लेकिन ये थोड़ा सा मतलब इसको समझना पड़ेगा कि जबकि हमारा रेवेन्यू सबसे ज्यादा यूरोप से आ रहा है, लेकिन वो जो हमारे कस्टमर्स हैं उनकी फैक्ट्रीज वहां पर हैं, तो हम इंटरमीडिएट बनाते हैं, दे मेक द एपीआईज एंड फॉर्मुलेशंस, लेकिन वो जब एक बार फॉर्मुलेशन बन जाते हैं तो जो कंजम्पशन सेंटर्स हैं वो वर्ल्ड वाइड हैं, ग्लोबल है। ओके। तो हम सप्लाई करते हैं मैन्युफैक्चरिंग हब को, लेकिन इनडायरेक्टली हमारा प्रोडक्ट वर्ल्ड वाइड जा रहा है। जी तो ऐसा नहीं है कि हम यूरोप की डिमांड पर डिपेंडेंट हैं, क्योंकि जी बिल्कुल। कंजप्शन हमारा ग्लोबल है। और ये जितनी भी कंपनीज हैं, ये एमएनसीज हैं, इनोवेटर कंपनीज हैं। तो ये आई मीन छोटी से छोटी कंट्री से लेकर के बड़ी से बड़ी कंट्री में इन्हीं के प्रोडक्ट बिक रहे हैं। तो यानी हमारा प्रोडक्ट इनडायरेक्टली इंडिया भी आ रहा है वापस। तो अगर आप यहाँ किसी हॉस्पिटल में जाएंगे और अगर कोई डॉक्टर, तो आप ना जाएं, मतलब कोई अगर पेशेंट है वो जाता है राइट। तो वो जो कंट्रास्ट मीडिया डाई यूज हो रही है इंडियन हॉस्पिटल्स में भी, तो उसमें भी हमारा इंटरमीडिएट गया होगा। ओके। सर तो जैसे हमने देखा कि आपने बताया कि यूरोप से ज्यादा आता है। आपने कहा कि आपके आपका जो मतलब एक डिपेंडेंसी है वो बहुत ज्यादा नहीं है। नहीं, लेकिन बिल्कुल। सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि कुछ एक जो स्ट्रीट में बातें हो रही थी आईपीओ के दौरान, वो ये हो रही थी कि कंपनी की जो फोकस है वो कुछ एक क्लाइंट सेंट्रिक ज्यादा है, कि मतलब 8 से 10 क्लाइंट से बहुत ज्यादा रेवेन्यू आता है। सर उसके बारे में बताएं कि ये एक कॉज ऑफ ए कंसर्न की तरह लेना चाहिए, या ये एक कंपनी का बिजनेस मॉडल इस तरह का कि कंपनी को कोई कंसर्न नहीं है सच? देखिए, जो हमारा हाई इंटेंसिटी स्वीटनर बिजनेस है, हम्म। जिसमें एक प्राइमरी प्रोडक्ट सैकरीन है, वहां तो हमारे 200 के ऊपर कस्टमर हैं। ओके। तो ये इशू वहां के लिए तो बिल्कुल भी वैलिड नहीं है। वो करीब 20 से 22% का हमारा टोटल टर्नओवर है उस हाई इंटेंसिटी स्वीटनर सेगमेंट से। लेकिन जो ओके। कंट्रास्ट मीडिया है, अगर कंट्रास्ट मीडिया का जो मार्केट है, दैट्स मच मच बिगर देन द हाई इंटेंसिटी स्वीटनर मार्केट। तो करीब करीब $6 बिलियन का मार्केट है कंट्रास्ट मीडिया का। तो हम्म। इसमें लेकिन ये पूरा मार्केट करीब करीब 75 से 80%, ये जो मार्केट है ये सिर्फ 4 लोगों से डोमिनेटेड है। ओके। तो आपके कस्टमर ज्यादा हो ही नहीं सकते हैं। और ये तो और हम चारों ही कस्टमर्स को सप्लाई कर रहे हैं, मैंने चारों जो बड़ी इनोवेटर कंपनीज हैं। तो इसमें ये जो कंट्रास्ट मीडिया सेगमेंट है ये जेनेरिक नहीं हो पाया है, क्योंकि इसमें ड्रग और डिवाइस की बहुत कपलिंग है। तो ओके। ये जो ड्रग जाती है ये एक डिवाइस से, मैंने जो मशीन है जो सीटी स्कैन करती है, जो एक्सरे करती है, जो एमआरआई करती है, उस मशीन से मैच होनी चाहिए ये। जी। तो तो इसलिए इसमें मतलब बड़े हाई एंट्री बैरियर्स हैं, और इसमें यही इनोवेटर्स डोमिनेट करते हैं, और ये चार ही हैं, और हम इन चारों को ही सप्लाई करते हैं। तो इसमें तो ओके। अगर इस तरह का कस्टमर कंसंट्रेशन है तो इसको स्ट्रेंथ देखना चाहिए, ये कोई वीकनेस नहीं है बिजनेस मॉडल का, ओके। पर्टिकुलरली सर। हमारे केस में जब लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स ओके। सर एक और कंसर्न मैं पहले अ, जो कंसर्न है मार्केट की उनको खत्म कर लेता हूं, फिर हम पॉजिटिव भी बात करेंगे। जी कि एक कंसर्न और था कि जो रॉ मटेरियल सप्लायर हैं जी वहां पर भी कंपनी का जो 53% रॉ मटेरियल सप्लाई होता है वो कुछ एक कस्टमर्स कुछ एक वेंडर्स के थ्रू होता है। जी। उसके बारे में बताएं कि सर डिपेंडेंसी ये इतनी ज्यादा है या इसको भी डाइवर्सिफाई कर सकते हैं हम लोग? देखिए हमारा एक रॉ मटेरियल है विच इज अ साइड चेन इन कंट्रास्ट मीडिया, ओके। दैट वी इंपोर्ट फ्रॉम नॉर्वे एंड चाइना। हम्म। और ये कुछ समय में अपनी हम लोग बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रहे हैं, और हम ये अपने यहाँ बनाएंगे। तो ओके। जब ये एक बार ये स्टार्ट हो जाएगा, जो कि अगले 6 महीने में स्टार्ट हो सकता है, 8 महीने में स्टार्ट हो सकता है, जितना भी जल्दी ये स्टार्ट हो पाएगा, जैसे ये हो जाएगा तो हमारा जो इम्पोर्ट डिपेंडेंस है बहुत कम हो जाएगी। हमारी ओके। चाइना डिपेंडेंस तो आज भी ज्यादा नहीं है, ओके। लेकिन हमारी ओवरऑल इम्पोर्ट डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। तो आप ये पकड़ के चलिए कि 2-3 क्वार्टर के बाद जैसे ही हमारा ये वर्टिकल इंटीग्रेशन का काम खत्म हो जाता है, तो हमारा जो लोकल कंटेंट है वो 90% से ज्यादा हो जाएगा। ओके। तो सर वेंडर कॉन्सेंट्रेशन है, हमने इसको ऑलरेडी एड्रेस कर लिया जी। है। सर जिस तरह से आपने इनिशियली बताया था कि 14% के शेयर होल्डिंग को प्रमोटर अपना ऑफलोड करेंगे, 86% रह जाएगी। तो सर 75% सेबी की प्रेस्क्राइब लिमिट है। जी तो ये 11% का जो गैप है हम आने वाले समय में इसके लिए कुछ इंस्टीट्यूशंस के साथ डील होते हुए देखेंगे,
कि आप प्रमोटर अपने स्टेक को कम करेंगे या कुछ फर्दर एफपीओ भी प्लान करेंगे, क्योंकि आईपीओ की तो अभी अच्छा रिस्पॉन्स देखने के लिए मिल रहा है? देखिए, हमें वापस तो आना ही है, क्योंकि हमें वो 25% वाले जो स्टैट्यूटरी गाइडलाइन है उससे कंप्लाई करना है। और एग्जैक्टली। और बाद में कुछ मैंने 2 साल के बाद या जो भी है, एक हम लोग बहुत और बड़ा कैपेक्स साइकिल भी प्लान कर रहे हैं। तो उसके लिए ओके। भी अभी तो जो कैपेक्स साइकिल चल रही है वो इंटरनल अप्रूवल से हो जाएगी। कंपनी के पास काफी कैश है, लेकिन इसके बाद जो और बड़ी कैपेक्स साइकिल आएगी उसके लिए हमें आना ही पड़ेगा। तो अब ये किस फॉर्म में आते हैं, क्या आते हैं, अभी इस पर उतना नहीं सोचा है, क्योंकि अभी कुछ समय है हमारे पास। लेकिन ये तो तय है कि हमें आना है और एक बड़ी कैपेक्स साइकिल का प्लान लेकर के आना है मार्केट में। जी सर, आप ऑलरेडी लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर हैं कॉन्ट्रास्ट मीडिया इंटरमीडिएटरीज के। आपका मैं देख रहा था कि इंडिया में बहुत बड़ा एक मार्केट शेयर भी है। सर, इस मार्केट शेयर के बारे में बताएं कि कितने कितना कंट्रीब्यूशन आपका है इस पर्टिकुलर सेगमेंट में, और इसको मेंटेन कर पाएंगे या इसको और बढ़ाने का प्लान है? देखिए, ऐसा है कि अभी लिस्टेड पेयर तो कोई हमारा है नहीं। तो ओके। कोई ऐसी लिस्टेड कंपनी हो जो हमसे कॉम्पीट करे वो नहीं है। ओके। और अनलिस्टेड कंपनी में भी कोई उस स्केल में शायद नहीं है। मैंने कोई बहुत बड़ा नाम या कोई उस स्केल में जो आकर के हमसे यहाँ पर कॉम्पीट करे, क्योंकि हम लोग बेसिक मटेरियल भी बनाते हैं, एडवांस्ड इंटरमीडिएट भी बनाते हैं। तो हमारे माने हमारे हमारे नॉलेज में, हमारे संज्ञान में कोई इस तरह का भी नहीं है। तो और हमारे जो कस्टमर्स हैं उनके साथ हमारी अच्छी रिलेशनशिप्स भी हैं और कॉन्ट्रैक्ट्स भी हैं। तो मुझे लगता है कि बिजनेस मॉडल में विजिबिलिटी, सर्टेनिटी और रॉबस्टनेस है। I don't foresee any cause for concern. ओके सर, तो अभी कंपनी कितने एबिटा मार्जिन्स पर काम कर रही है, और किस तरह से कंपनी देख रही है कि अगले 2 या 3 साल जो एक होता है पीरियड की जिसमें आईपीओ के बाद इन्वेस्टर्स ज्यादा जागरूक रहते हैं, फोकस्ड रहते हैं कंपनी के एबिटा मार्जिन्स को लेकर। तो क्या कुछ गाइडेंस देना चाहेंगे कि किस तरह के एबिटा रहेंगे? देखिए, ऐसा है कि हमारा EBITDA मार्जिन 2 साल पहले करीब 40-41% तक का भी था। तो ओके। ये इंडस्ट्री में आसानी से नहीं देखने को मिलता है। हम्म। लेकिन फिर कुछ ये रॉ मटेरियल प्राइसेस काफी बढ़ गई, केमिकल्स के प्राइसेस बहुत बढ़ गए, फ्रेट्स बहुत बढ़ गए। और हमने ओके। भी जो हमारे कैपेक्स प्लान्स थे उनको एग्जीक्यूट करने के लिए जो एग्जीक्यूशन बैंडविड्थ होती है, और R&D में हमने स्ट्रेंथ अपनी डबल कर दी, तो हमारी कुछ मैन पावर कॉस्ट भी ऊपर चली गई। तो वो सब करते करते हमारे EBITDA मार्जिन्स थोड़े से गिरे। लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ कि ये रॉ मटेरियल की प्राइसेस सॉफन हो गई और फ्रेट्स भी रैशनलाइज हुए कुछ। तो अभी इस क्वार्टर में जो हमारे EBITDA मार्जिन्स हैं उनमें एक बड़ी स्टडी रिकवरी हमें दिख रही है। तो और आई थिंक कि जो आप हमारा Q1 ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर उसका रिजल्ट देखेंगे, तो एक रिकवरी EBITDA मार्जिन्स में और प्रॉफिट्स में आपको दिखेगी। तो जैसे कि हमारा क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर आप ग्रोथ देखें तो करीब 25% का ग्रोथ है टॉप लाइन का, लेकिन ग्रॉस मार्जिन का ग्रोथ शायद 58 या 60% का ग्रोथ है, और पैट लेवल पे ग्रोथ 80-85% का है, PAT लेवल पर। तो कुछ रिकवरी हो रही है। और हमारा प्रयास ये रहेगा कि ये जो मैंने जो भी हम बिजनेस करें वो इस हिसाब से करें कि मार्जिन डाइल्यूशन ना हो। सर, जैसा आप बता रहे थे कि कैपेसिटी एक्सपेंशन में आप ऑलरेडी चल रहे हैं, ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन आपका चल रहा है। सर, इस एक्सपेंशन पर कितना खर्च कर रही है कंपनी, और ये सारा कुछ पार्ट इंटरनल एक्रूअल से हो रहा है या इसके पीछे कुछ डेट भी है, और कंपनी की डेट पोजीशन इस समय क्या है? देखिए, बैलेंस शीट पे भी कोई डेट नहीं है, सो वी आर अ कंप्लीटली ओके। डेट कंपनी, एंड देयर इज लॉट ऑफ कैश विद अस. So, I mean, in all, we should have more than 260-270 crores of cash on a 720 crore turnover FY23 हाँ। levels. तो डेट का कोई इशू नहीं है, और फ्री कैश फ्लो भी हमारे बड़े हेल्दी हैं। 500 केल हम कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, लेकिन RHP में हमने उसका एक कोई नंबर नहीं दिया है, बिकॉज दैट वाज नॉट द सब्जेक्ट ऑफ द ऑफर, ओके। क्योंकि कंपनी कंपनी इज नॉट रेजिंग मनी फॉर द कैपेक्स साइकिल। तो वो हमने उसमें मेंशन नहीं किया है। लेकिन आप एक बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशन कर सकते हो, 500 केएल करीब कैपेसिटी बढ़ रही है, तो एडिक्वेट कैपेक्स साइकिल हम में एंगेज हो रहे हैं, और वो सब इंटरनल अक्रूवल से ही फंड होगी। जी
तो सर कंपनी जब चूंकि कैश रिच साइड पर चल रही है, तो कुछ इनऑर्गेनिक ग्रोथ की साइड भी आप प्लान कर रहे हैं कि आने वाले समय में कुछ एक्विजिशंस वगैरह प्लान करें? देखिए, एक्विजिशंस में तो ज़रूर देखना चाहिए, लेकिन एक्विजिशन तो थोड़े अपॉर्चुनिस्टिक होते हैं, उसको बहुत ज़्यादा प्लानिंग के साथ नहीं, लेकिन कोई अगर अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, हमारी कंपनी में थोड़ा सा ये अप्रोच ये है कि जो टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है या कोई केमिस्ट्री प्लेटफॉर्म है, क्योंकि हमारा सीडीएमओ मॉडल है, तो अगर ऐसा कहीं प्लेटफॉर्म कहीं दिखेगा तो हम ज़रूर उसको ऐड करना चाहेंगे। जी। सर लास्ट क्वेश्चन कि अभी तक जो वैल्यूएशंस मार्केट लेता है वो अभी तक के फाइनेंशियल्स को लेकर लेता है, लेकिन जो आपके नए एक्सपेंशन आएंगे उससे आप कितना एंटीसिपेट करते हैं कि कंपनी के रेवेन्यूज या प्रॉफिटेबिलिटी एक किस साइज पर पहुंचेगी कंपनी? देखिए, फॉरवर्ड गाइडेंस तो देना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और लेकिन आप ये देखिए कि अभी जो हमारे एसेट टर्न्स हैं वो 5 और 6 के बीच में है, एग्जैक्टली। तो वन ऑफ द बेस्ट इन इंडस्ट्री हैं और बड़े हेल्दी एसेट टर्न्स हैं। और एंडेवर रहेगा फ्यूचर में कि जो भी हम नई कैपेसिटी लगाएं वो इस प्लानिंग से लगे कि एसेट टर्न्स थोड़े बहुत इसी बैंड में रहें। तो दिस विल बी आवर एफर्ट एंड एंडेवर। बिल्कुल सर। तो थैंक यू वेरी मच सर। एंड आपके आईपीओ को बहुत अच्छा रिस्पांस ऑलरेडी मिल चुका है, वो भी इस मार्केट में जहां पर की मार्केट हमने देखा कि लगातार इस वीक में काफी तेजी से गिरा, और आपका आईपीओ पूरी तरह से सब्सक्राइब ऑलरेडी हो चुका है। और हम उम्मीद करते हैं कि आपके आईपीओ को तो रिस्पांस जैसा मिला है उससे और अच्छा रिस्पांस मिले लास्ट डे पर, एंड देन आपकी जो लिस्टिंग हो वो शानदार हो। ग्रे मार्केट प्रीमियम भी ऑलरेडी चल रहा है इस गिरते हुए बाजार में, और बेहतर लिस्टिंग हो और आपके आईपीओ को एक बेहद सफलता मिले और आपको स्ट्रीट पूरी तरह से हार्दिक हृदय खोलकर स्वागत करे आपके आईपीओ का। बहुत बहुत शुक्रिया सर बहुत हमसे बहुत जुड़ने धन्यवाद के लिए। विवेक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।